सेंट्रल मॉडर्न बीएड कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। हम विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों के बारे में अध्ययन किया। आज हम मोहम्मद गोरी के बारे में अध्ययन करेंगे। मोहम्मद गोरी मुइजुद्दीन मोहम्मद शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम और मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता है। 1173 में गियासुद्दीन मोहम्मद ने गजनी पर अधिकार कर लिया और गियासुद्दीन का भाई था शहाबुद्दीन, जिसे मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता है। तो जब उसने 1173 में शहाबुद्दीन ने गियासुद्दीन ने अधिकार कर लिया, तो 1173 में उसने मोहम्मद गोरी को गजनी का शासक नियुक्त कर दिया। तो जब उसे मोहम्मद गोरी गजनी का शासक बना, तो शासक बनने के बाद उसने भारत पर आक्रमण करने की योजनाएं बनाई, विजय करने की योजना बनाई। तो महमूद गोरी ने या मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किन उद्देश्यों से लेकर किए, तो वही उद्देश्य हैं लगभग जो महमूद गजनवी ने आक्रमण किए थे। सबसे पहली अगर बात करें तो आप जब गजनी का शासक बना, तो शासक बनने के बाद उसे इस बात का पहले से जानकारी थी और अधिक जानकारी हुई कि महमूद गजनवी ने भारत से अथाह धन संपत्ति प्राप्त करके यहाँ लाया था। यहाँ इतनी धन संपत्ति को यहाँ पर रखा, यहाँ सड़कें भर गई, उसके पास जगह नहीं बची कि खजाना रखेगा। जब इस बात को उसने सुना तो उसने सबसे पहला उद्देश्य जो कारण था भारत पर मोहम्मद गोरी का आक्रमण करने का, वह था अथाह धन संपत्ति प्राप्त करना। यहाँ से अधिक वह धन प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने भारत पर आक्रमण किया है। दूसरा बड़ा कारण था गजनवी का इस्लाम धर्म का प्रचार था, जबकि इसका इस्लाम धर्म का प्रचार दूसरा कारण नहीं रहा। इसका दूसरा कारण था कि वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और अपने साम्राज्यवादी भावना के कारण वह अपने साम्राज्य को भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जीत कर उसे अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। तीसरा बड़ा कारण था कि जब गियासुद्दीन ने या मोहम्मद गोरी ने गजनी पर अधिकार कर लिया और महमूद गजनवी के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, तो भारत में भी पंजाब में गजनवी शासकों का अधिकार था। तो अतः वह पंजाब पर वाले क्षेत्र को भी अपने राज्य में मिलाना चाहता था। तीसरा कारण और चौथा कारण जो था वह था इस्लाम साम्राज्य का प्रचार प्रसार करना, या यूँ कहें इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, क्योंकि इसके पीछे भी धार्मिक कारण ही रहा है कि वह अपने विभिन्न क्षेत्रों में इस्लाम धर्म को प्रसारित करना। तो इन चार उद्देश्यों को लेकर मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किए हैं। अगर मोहम्मद गोरी की बात करें तो 1173 में वह गजनी का शासक बना। उसके बाद उसने 1175 से लेकर 1206 तक कई आक्रमण किए हैं, ठीक है। और उस कई आक्रमणों में बहुत सारे शासकों के साथ उसका संघर्ष हुआ। जो सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष था वो आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान के साथ उसका जो संघर्ष था वो सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष रहा। अगर हम देखें तो जब मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत की तत्कालीन परिस्थितियाँ भी उसके पक्ष में थी। कोई एक शक्तिशाली शासक भारत का में नहीं था जो सशक्त, एक ही मात्र सशक्त शासक के रूप में अगर देखें तो पृथ्वीराज चौहान थे। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो बंगाल में सैन वंश का शासक था, बिहार वाले क्षेत्र में वो पाल वंश का शासक था,
गहड़वाल और चंदेल लोगों का शासन था, कन्नौज इधर बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। और अगर देखें तो अजमेर दिल्ली वाले क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान का, और दक्षिण गुजरात में अगर देखें तो भीमदेव का शासन था। तो उत्तरी भारत उत्तरी पश्चिमी सीमा पर कोई विशेष यूँ कहें शक्तिशाली शासक नहीं था। ऐसी स्थिति में मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में सर्वप्रथम उसने भारत पर आक्रमण की योजना बनाई, और उसे 1175 ईस्वी में उसने भारत को जीतने के लिए मुल्तान पर आक्रमण किया, और मुल्तान को उसने आसानी से जीत लिया। और मुल्तान पर जब उसका अधिकार हो गया, जब मोहम्मद गोरी मुल्तान का सुल्तान हो गया, तो उसके बाद में उसने आगे बढ़कर उच्च के क्षेत्र को भी 1175 में अधिकार कर लिया, और वह आगे सिंध की ओर बढ़ा, और फिर उसने सिंध की ओर बढ़ा, और सिंध को भी उसने आगे चलकर जीत लिया। फिर उसने 1178 में नहरवाला से चढ़ते हुए सीधे उसने गुजरात पर आक्रमण किया, और गुजरात का शासक भीमदेव था। भीमदेव अल्पवयस्क था, और उसकी माँ नायिका देवी के नेतृत्व में सेना ने 1178 में मोहम्मद गोरी को गुजरात में बुरी तरह पराजित किया, और गोरी को वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। अंततः उसे समझ में आ गया कि उसे सीधा गुजरात वह नहीं जीत सकता। उसने समझ में आया कि उसे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से ही दिल्ली को जीतते हुए उसे भारत के दूसरे हिस्सों में वह पहुंच सकता है। अतः उसने आगे बढ़कर 1179 में 79 में उसने पेशावर पर आक्रमण किया, और पेशावर को उसने जीत लिया। पेशावर पंजाब का ही वह क्षेत्र पास का क्षेत्र था, और वह महमूद गजनवी का क्षेत्र था। तो उसने पेशावर जीत के पंजाब पर भी अधिकार कर लिया, और 1185 में उसने सियालकोट को जीता, और 86 में उसने पंजाब के संपूर्ण क्षेत्र को जीत लिया। और 86 के बाद अब वह भारत से आगे वाले क्षेत्र दिल्ली तक के क्षेत्र को अधिकार करना चाहता था। अतः ही उसने सिंध से आगे पंजाब को जीता। पंजाब को जीतने के बाद उसका बॉर्डर है मोहम्मद गोरी का बॉर्डर इधर दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान की सीमाओं के साथ लगने लगा, और उसने आगे चलकर थानेश्वर से आगे या यूँ कहें आधुनिक हरियाणा में एक जगह बठिंडा, उस जगह के पास तावर हिंद एक जगह थी, उस पर अधिकार कर लिया। और तावर हिंद सामान्यतः पृथ्वीराज चौहान का क्षेत्र था। जब पृथ्वीराज चौहान को इसकी जानकारी मिली तो पृथ्वीराज चौहान ससैन्य 1191 में विशाल सेना के साथ तराइन के प्रथम मैदान में, तराइन का जिसे प्रथम युद्ध कहा जाता है, 1191 में आ डटे। इधर मोहम्मद गोरी भी अपनी सेना के साथ तराइन के मैदान में आ गया। 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच प्रथम युद्ध लड़ा जाता है, तराइन का प्रथम युद्ध। जबकि विभिन्न इतिहासकार बताते हैं कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कई संघर्ष हुए हैं, ठीक है ना। पृथ्वीराज रासों में 21 बार संघर्ष का उल्लेख है। हमीर महाकाव्य में 7 बार इनके बीच संघर्ष का, तो कई ग्रंथों में सैकड़ों युद्धों का उल्लेख है। लेकिन मुख्यतः 2 युद्ध लड़े गए, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की सेना बुरी तरह पराजित हुई, और पृथ्वीराज के भाई गोविंदराज ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह घायल कर दिया वार करके, और उसे बंदी बना लिया एक तरह से। लेकिन गोरी के अंतिम प्रयास में उसके वार से गोविंदराज का जबड़ा टूट गया, और वह पकड़ उसकी ढीली हो गई, और मोहम्मद गोरी तराइन के मैदान से भाग निकला। और भागती सेना का पृथ्वीराज चौहान ने पीछा नहीं किया, और कहा कि इतनी बुरी तरह उसकी पराजय हुई है सेना की, और अब वह कभी वापस नहीं आएगा। ये मोहम्मद गोरी की भागती सेना का पृथ्वीराज चौहान द्वारा पीछा नहीं करना एक बड़ी भूल साबित हुई। इस प्रकार
तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ और पृथ्वीराज चौहान विजित हुए। लेकिन मोहम्मद गोरी जब यहाँ से वापस गजनी लौट गया और गजनी लौट जाने के बाद उसे दिन रात चैन नहीं आई, क्योंकि वह तराइन के मैदान में अपनी पराजय का पुनः बदला लेना चाहता था। इसीलिए उसने 1 वर्ष में अपनी एक विशाल सेना तैयार की और कहा जाता है 1,20,000 की एक विशाल सेना लेकर वह पुनः 1192 में तराइन के मैदान में आ डटा। लेकिन इसी के साथ पृथ्वीराज चौहान इधर संघर्षों में व्यस्त रहा और संयोगिता के साथ विवाह करके अपनी जो दिनचर्या है भोग विलास में डूब गया और तराइन के द्वितीय युद्ध में उतनी सशक्ति नहीं आकर डटा जितना तराइन के पहले युद्ध में था। उसने पहले ही अपने शत्रु को कमज़ोर समझ लिया कि उसने तराइन के पहले युद्ध में ही उसे पराजित किया है, तो मोहम्मद गोरी को तो हम ऐसे ही पराजित कर देंगे। जब वह तराइन के मैदान में आया तो उसके पास पृथ्वीराज चौहान के पास भी एक विशाल सेना थी, लेकिन मोहम्मद गोरी इस बात से पूरी तरह परिचित था कि पृथ्वीराज चौहान की सेना कितनी शक्तिशाली है। अतः उसने पृथ्वीराज चौहान को के खिलाफ छल का कपट का सहारा लिया और उसे संधि वार्ता में उलझाए रखा कि वह तो पंजाब का कुछ ही क्षेत्र अपने अधिकार में रख के वापस गजनी लौट जाएगा। तो इस स्थिति में उसने आधी सेना अपनी कुछ सैनिकों को वापस रिहा भी कर दिया, लेकिन वे रास्ते से ही वापस आ गए। और इधर राजपूत सैनिकों ने या पृथ्वीराज की सेना ने ये सोचा कि मोहम्मद गोरी युद्ध लड़ने नहीं आया है, वो तो पहले ही डर चुका है, क्योंकि पिछले युद्ध में उसे बुरी तरह पराजय का मुंह देखना पड़ा था। अतः वो आमोद प्रमोद में व्यस्त हो गए और एक रात्रि को अचानक मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज की सेना पर आक्रमण कर दिया और इस अप्रत्याशित आक्रमण से राजपूत सेना या पृथ्वीराज की सेना आश्चर्यचकित हो गई कि ये क्या हो गया और एकदम से संभल भी नहीं पाई। उससे पहले तो उन पर इस प्रकार से आक्रमण हुए अंधेरे में कि सुबह जल्दी के समय में और सूर्य निकला जब तक युद्ध का निर्णय हो गया, राजपूतों की हार हुई या यूँ कहें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और पराजय के चक्र में वो भाग निकले और भागते हुए सरस्वती नदी के किनारे पर उन्हें स्थान पर पकड़ लिया गया, बंदी बना लिया गया। और बाद में पृथ्वीराज चौहान के अंतिम जीवन के बारे में संशय है, क्या हुआ क्या नहीं, अलग अलग इतिहासकार उसका अलग अलग वर्णन करते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और मोहम्मद गोरी की विजय। चाहे इसके लिए मोहम्मद गोरी ने छल कपट का सहारा लिया और उसे भारत का एक तरह से स्वामी बन गया, क्योंकि अब भारत में ऐसा कोई शासक नहीं था जो उसको चुनौती दे सके। अतः बंदी पृथ्वीराज को अलग अलग शासकों ने अलग अलग उल्लेख किया है। कुछ लेखक जो तत्कालीन लेखक हैं वो बताते हैं कि उसकी तत्काल हत्या कर दी गई। हसन निजामी जो उसका कवि था वह बताता है उसने अधीनस्थ शासन के शासक के रूप में अधीनता स्वीकार कर ली और कुछ समय मिलकर उन्होंने शासन किया। इसका उल्लेख भी हम देखते हैं तो एक सिक्का मिलता है जिस पर एक मुद्रा पर दोनों के फोटो हैं। एक तरफ मोहम्मद बिन शाम लिखा है पृथ्वीराज चौहान और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर है और पृथ्वीराज चौहान लिखा। इससे पता चलता दोनों ने मिलकर शासन किया। और मोहम्मद गोरी के बहुत सारे सिक्कों पर लक्ष्मी के और भी हिंदू देवी देवताओं के चित्र ये दर्शाते हैं कि हिंदू शासक के रूप में कोई अधीन था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवर्धय ने इसका अलग रूप से उल्लेख किया है कि उसे बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया और वहाँ सब्वेदी बाण चलाकर पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी और स्वयं भी दोनों ने मृत्यु को वर्ण किया। तो ये भी एक उल्लेख है उसके अंतिम जीवन के बारे में। उसके बाद जब उत्तर भारत में कोई एक शक्तिशाली राजा नहीं रहा तो पृथ्वीराज का मोहम्मद गोरी का एक अधिकार हो गया और मोहम्मद गोरी वापस गजनी लौट गया और ये क्षेत्र उसने अपने दो महत्वपूर्ण सेनापति
कुतुबुद्दीन ऐबक और इख्तियारुद्दीन मोहम्मद को सौंपकर चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरी का एक प्रमुख दास था और प्रमुख सेनापति था, जिसने उसकी बहुत सहायता की भारत आक्रमण के समय में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाद में पुनः भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर आक्रमण किए और इसी कड़ी में हमने देखा कि मोहम्मद घोरी और चंदावर के युद्ध में जयचंद, जिसने पृथ्वीराज के विरुद्ध मोहम्मद घोरी को आमंत्रित किया, ऐसा भी उल्लेख माना जाता है। और गढ़वाल शासक जयचंद के को 1194 में चंदावर के युद्ध में पराजित किया। और उसके बाद अगर हम देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद घोरी का सेनापति था, उसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार किया। 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को, मेरठ को, कोयल को जीता और 1194 में उसने जयचंद को पराजित किया। 1197 में उसने गुजरात के शासक भीमदेव को पराजित करके अपने स्वामी मोहम्मद घोरी का पराजय का बदला लिया। उसने आगे चलकर 1202 में उसने बदायूं को जीता, महोबा को जीता, बुंदेलखंड को जीता। और उसका दूसरा जो सेनापति था मोहम्मद घोरी का, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद, उसने बिहार को जीता, बंगाल को जीता। इस प्रकार एक के बाद एक भारत के उत्तर भारत पर मोहम्मद घोरी का अधिकार हो गया। और 1206 में पंजाब में खोखरों ने विद्रोह कर दिया, तो मोहम्मद घोरी पुनः खोखरों के दमन के लिए भारत आया। और 1206 में जब उसने खोखरों का दमन कर दिया और वह वापस गजनी लौट रहा था, तो बताया जाता है सिंधु नदी के तट पर दहमक नामक स्थान पर मोहम्मद घोरी की किरमात्या नामक एक जाति थी, हिंदू बौद्ध मिश्रण संस्कृति मिश्रण उनमें पाया जाता है। तो उन्होंने मोहम्मद घोरी की हत्या कर दी और 1206 में मोहम्मद घोरी का अंत हो जाता है। और उसके बाद में भारत में जो उसका साम्राज्य है वो उनके सेनापति, क्योंकि मोहम्मद घोरी के कोई संतान नहीं थी, मोहम्मद घोरी कहता था कि मेरी संतान, मेरे सेनापति मेरी संतान है। अतः उसके प्रमुख सेनापति ताजुद्दीन यालदोज, कुतुबुद्दीन ऐबक, इख्तियारुद्दीन, इनके बीच संघर्ष होता है। और ताजुद्दीन यालदोज को गजनी का क्षेत्र मिलता है और भारत का क्षेत्र है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इस प्रकार 1206 में उसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन भारत का उसका सेनापति है, वह शासक बनता है और भारत में मुस्लिम वंश की स्थापना शुरू होती है और भारत में सल्तनत काल शुरू होता है 1206 से। और 1206 में गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है और भारत में अब मुस्लिम साम्राज्य स्थापित होता है। आगे हम कुतुबुद्दीन ऐबक और उनके बारे में अध्ययन करेंगे।